क्या हाल है साथियों। मैं विकास सोवर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। 24 नवंबर करंट अफेयर हम लोग देखेंगे यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। हमारा टेलीग्राम का चैनल, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हमारा ये नंबर है, सिर्फ और सिर्फ यही नंबर है 9650347272। ठीक। हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स और मेंस, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी के लिए आ सकते हैं, वो ये हैं। वीरता पुरस्कार जो है कैप्टन ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को दिया गया है। ठीक। गारंटी अवार्ड्स इन्हें बोलते हैं। देखेंगे बिटकॉइन सिटी कहाँ पे बन रही है। पीएमसी और यूएसएफबी एमलगेशन होने वाला है। ठीक है। ये आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसके बारे में देखेंगे। और ऑल इंडिया सर्वे अभी हुआ है डोमेस्टिक वर्कर्स के ऊपर। और ये वाले जो टॉपिक्स है ना, और ईपीएफओ की जो है पूरी इंटरव्यू की तैयारी कराई जाएगी। जो ये इस टाइप के टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, लेबर ही में आएगा ना ये। तो ये आपका ईपीएफओ इंटरव्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो एक पीडीएफ मैं अलग से कंपाइल कर दूंगा ईपीएफओ इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए अगर आपको तैयारी करनी है ईपीएफओ के लिए, तो आप जो है हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट, ठीक, इनके बारे में देखेंगे। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो आया उसके अंतर्गत ये एक नई जो है वैधानिक निकाय बनाया गया है, स्टेच्यूटरी अथॉरिटी बनाई गई है। इसके बारे में देखेंगे। वर्चुअल साइंस लैब बनाई जा रही है चिल्ड्रन के लिए। क्या चीज़ है? आभासी विज्ञान। और अबू यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड दिया गया है। किसको दिया गया है भारत से, ये देखेंगे। ठीक। और फ्लड सिचुएशन हो गई है रियाल सीमा में। रियाल सीमा कहाँ पे आती है बताइए, तुरंत कमेंट करके बताइए, विस्तार से अभी देखेंगे इसको। और यूनिफॉर्म जीएसटी का रेट लगा दिया गया 12% का। किस पर? मैन मेड फाइबर पर भी, मैन मेड फाइबर यान पर, और मैन मेड फाइबर फैब्रिक और अपैरल पे। 12%। पहले अलग अलग था तो काफ़ी धांधली होती थी। तो ये चीज़ है। ठीक है। मान लीजिए आपका जो है कपड़े पे कम है, 5% है, और यान पे जो 18% है, तो जो है चेंज कर देते थे। ठीक। कपड़े सारा कुछ कपड़े पे दिखा देंगे तो 5% कम टैक्स लगता था, तो इसलिए यूनिफॉर्म कर दिया गया है। ठीक। हालांकि मांग हो रही है कि हटाया जाए। खैर, तो हम लोग अपना पहला टॉपिक देख लेते हैं। सिक्योरिटी इश्यूज से जीएस पेपर 3 संबंधित जो है गैलेंट्री अवार्ड्स। अभिनंदन वर्धमान आप लोग को याद होगा, पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान का फाइटर जेट को गिराया था इन्होंने, और वहाँ पे फिर इनको बंधक बना लिया गया था। ठीक। और इसीलिए फिर भी उन्होंने काफ़ी जो है वहाँ पे शौर्य और काफ़ी वीरता का प्रदर्शन किया था। इसीलिए जो है इनको अभी वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। और ये अवार्ड कौन देता है? वीरता अवार्ड प्रेसिडेंट देता है। ठीक। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए। मान लीजिए वहाँ पे लिख दिया प्राइम मिनिस्टर, तो आप कंफ्यूज मत होइए, पहले से तैयार रहिए। पढ़ते समय आपको याद, मतलब क्वेश्चन भी बनाने चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्वेश्चन। वो कैसे पता चलेगा? सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चंस देखने के बाद। ठीक। तो ये चीज़ है। और राष्ट्रपति भवन में अभी जो है ये डिफेंस इन्वेस्टीचर हुआ था, यानी कि रक्षा अलंकरण समारोह, वहाँ पर ये दिए गए हैं। इसके अलावा मेजर विभूति शंकर डोंडियाल जो है, इनको जो है मरणोपरांत शौर्य चक्र से नवाजा गया है। ठीक। सबसे हाईएस्ट कौन सा होता है वीरता पुरस्कार? परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। ठीक। और सेकंड हाईएस्ट जो है आपका जो पीस टाइम में गैलेंट्री अवार्ड होता है। पीस टाइम, जैसे कि अभी पीस टाइम चल रहा है, किसी और कंट्री से हमारा वॉर नहीं चल रहा, लेकिन जम्मू कश्मीर में आतंकवादी जो है अपना कुछ ना कुछ जो है घुसपैठ करते रहते हैं, तो पीस टाइम है, लेकिन फिर भी जो वीरता दिखाई गई है, तो वहाँ पर सेकंड हाईएस्ट कौन सा है? कीर्ति चक्र है। और हाईएस्ट कौन सा होता है? कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर एक सैपर थे प्रकाश जाधव, इनको जो है मरणोपरांत दिया गया है जम्मू कश्मीर में। इन्होंने जो है आतंकवादी को न्यूट्रलाइज, मतलब मार दिया था। ठीक। और यहाँ पर शौर्य चक्र भी दिया गया है मरणोपरांत नायब सूबेदार सोमबीर को। ठीक। इन्होंने भी एक जो खूंखार आतंकवादी था जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे उनको जो है मौत के घाट उतार दिया था, इसके लिए भी दिया गया है। ठीक। तो यहाँ पे आप लोग को ये जो अवार्ड्स होते हैं ना, जैसे कि भारत रत्न है, फिर उसके बाद पद्म विभूषण है, फिर उसके बाद पद्म भूषण है, फिर उसके बाद पद्म श्री है, तो ये वाले अवार्ड्स दिए गए। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए सबसे ऊंचा अवार्ड कौन सा है? परमवीर चक्र है आपका। ठीक। जब वॉर चल रही हो तब। और पीस टाइम पे जो है सेकंड हाईएस्ट है कीर्ति चक्र। बताइए फर्स्ट कौन सा होता है? ठीक। ये कमेंट मैंने करने के लिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है। ठीक। और अगला हमारा टॉपिक है बिटकॉइन सिटी से। ठीक। एक एल सल्वाडोर जो है आपकी कंट्री है, ये एक ऐसी अकेली कंट्री है जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर मान लिया। जैसे हमारे अपने यहाँ जो है रुपया चलता है ना, और रुपये में भी अलग अलग जो है नोट चलते हैं। जैसे
जैसे 1,000 रुपये का नोट जो है 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन के अंतर्गत लीगल टेंडर से हटा दिया गया था, मतलब कि अब उसको उसका लेन देन या फिर उसका एक्सेप्टेंस खत्म हो गया लीगली। तो उसी तरीके से बिटकॉइन में लेन देन को जो है लीगल टेंडर या फिर कानूनी निविदा इन्होंने घोषित किया है एल सल्वाडोर ने। अब ये एक स्टेप आगे जा रहे हैं। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं काफ़ी जो है टेक्नो सेवी लग रहे हैं। इनका नाम है नाइब बुकेले। इन्होंने क्या है कि अब बोला है कि हम एक बिटकॉइन सिटी बनाएंगे, पूरी लार्जेस्ट जो है क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन है उसकी एंटायर सिटी बनाई जाएगी। पूरा सिटी ऐसे गोल गोल होगी, उसमें बीच का सेंटर होगा क्रिप्टो जो है करेंसी बिटकॉइन की तरह होगा। और यहाँ पे इस सिटी को बनाने के लिए जो पैसा ये जो है बनाएंगे, मतलब पैसा कहाँ से आएगा, वो आएगा बॉन्ड या इशू करेंगे, ठीक है ना। $1 बिटकॉइन बॉन्ड बनाएंगे। बॉन्ड क्या होता है? ऋण होता है एक तरीके का, ध्यान रखना, ठीक। बाद में इनको कुछ पैसा देना पड़ेगा, लेकिन शुरुआत में इनको पैसे इस बॉन्ड के थ्रू मिल जाएंगे, जिसमें से इन्होंने कहा है मान लीजिए 100 रुपये आए, ठीक, तो 100 रुपये में से 50 रुपये तो ये क्या है कि यहाँ के सिटी पे लगाएंगे और 50 रुपये से जो है खरीद लेंगे बिटकॉइन, ठीक। और इन सब का जो पैसा जो आएगा, वो जो शहर बना रहे हैं वहाँ पे बिटकॉइन को एक्चुअली माइनिंग करना पड़ता है। माइनिंग ऐसी खुदाई नहीं है, मतलब खनन नहीं है। वो क्या होता है कि एल्गोरिथम सॉफ्टवेयर के थ्रू मैथमेटिकल कई सारी एल्गोरिथम होती हैं, उनको सॉल्व करना पड़ता है। उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगती है, काफ़ी जो माइनिंग सॉफ्टवेयर और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, ये भी काफ़ी जो है हीट पैदा करता है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लेता है, काफ़ी ज़्यादा बिजली लेता है, काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट लेता है। तो अब इस सिटी को जो है बसाने के लिए इनको काफ़ी बड़ी मात्रा में बिजली, मतलब एनर्जी भी चाहिए। तो इसलिए इस सिटी को ये कहाँ पर जो है बसा रहे हैं, ये एक वोल्केनो है, ठीक, वोल्केनो है, उसके पास में बसा रहे हैं इसको। अब आप सोचेंगे वॉल्केनो से भैया कैसे ऊर्जा मिल रही है? वॉल्केनो के आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी होती है। जियो मतलब जो है भूभाग की, जो हमारी जो धरती है उसकी थर्मल, जो उससे हीट पैदा होती है, उस हीट से जो है ये टरबाइन घुमाकर जो है आपका एनर्जी पैदा करेंगे। गल्फ ऑफ फॉन्सेका के पास में है, इसलिए यहाँ पे देखिए मैपिंग दी हुई है। गल्फ ऑफ फॉन्सेका आपको देखना है। समझ में आ गई? कई सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बताई, ठीक। तो और यहाँ पर जो है आपका ये ब्लॉकचेन नेटवर्क और इन सबको करने के लिए एनर्जी चाहिए, जियोथर्मल एनर्जी करेंगे। वॉल्केनो जो है वो कौन सा है? कॉन्चागुआ जो है वॉल्केनो है, ठीक। एल सल्वाडोर जो है आप यहाँ पर जियोथर्मल पावर प्लांट लगाए जाएंगे, बिटकॉइन माइनिंग वेंचर बनाई जाएगी। और ये कहाँ पे करी जाएगी? करी जा रही है अभी पायलट प्रोजेक्ट की तरह टेकापा वॉल्केनो। तो अब एक चीज़ समझ गए ना आप, एक तो मैपिंग करो, एल सल्वाडोर को देखो किस जो है आपका कॉन्टिनेंट में, इसको देखो, उसमें गल्फ ऑफ फॉन्सेका कहाँ पे है, वॉल्केनो कॉन्चागुआ। अब हो सकता है इस पूरी न्यूज़ से वो क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए वॉल्केनो को जो है मैच ऑफ द फॉलोइंग करिए, तो उसमें कॉन्चागुआ दिएगा तो आपको वो एल सल्वाडोर से मैच करना पड़ेगा, ठीक। आपका जो है ये टेकापा जो है वॉल्केनो देगा तो उसको एल सल्वाडोर से आपको मैच करना पड़ेगा, ठीक। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है वो आपको मैंने यहाँ पर बताई, ठीक। जियोथर्मल एनर्जी, हॉट स्प्रिंग्स, ये कुछ अलग टाइप की जो है। हॉट स्प्रिंग्स क्या होता है कि पानी जो है बहुत तेज़ी से अंदर जो है दबाव कम है, ठीक, और पानी जो है वहाँ पर क्या है कि बाहर निकलने की कोशिश करता है, काफ़ी ज़्यादा हीट वीट पैदा होने की वजह से स्ट्रीम के तरीके जो बाहर निकल रहा है, तो बीच में जो है यहाँ पे टरबाइन लगा के एनर्जी बना लेते हैं, हॉट स्प्रिंग्स इसको बोला जाता है, ठीक। तो ये चीज़ है। बुकेले ने ये भी बोला है कि $1 बिलियन जो हम बनाएंगे उसमें $500 जो है मिलियन डॉलर है वो तो हम आपका यूज़ करेंगे एनर्जी और माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, और $500 मिलियन जो है उससे हम बिटकॉइन और ज़्यादा खरीद लेंगे। इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, ठीक। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि देखिए अभी विंटर सेशन में जो है इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि विंटर सेशन जो होने वाला है पार्लियामेंट का, उसमें हम क्रिप्टो करेंसी संबंधित एक बिल पेश करेंगे। अभी बिल क्या है, क्या उसके वो है प्रोविजंस अभी नहीं पता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी ये बिल पक्का मेंस में आएगा, ठीक है ना। इससे संबंधित कुछ ना कुछ मेंस प्रीलिम्स में पक्का आएगा, अभी से लिख लो वाला टॉपिक, ठीक। क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मैंने पिछली बार आप लोगों को दिया भी था 2020 में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, और ये क्वेश्चन आया भी था, ठीक। अगला जो टॉपिक है हमारा ये है बैंक से संबंधित। वहाँ पे आरबीआई ने अभी जो है एक ड्राफ्ट स्कीम निकाली है जिसमें कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉरपोरेटिव यानी सहकारी बैंक और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो है जोड़ दिया जा रहा है, ठीक है, एमलगेट कर दिया जा रहा है, यहाँ पर समामेलन कर दिया जा रहा है, ठीक।
और ये जो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये एक तरीके का कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत जो है इनकॉर्पोरेटेड है, न्यू दिल्ली में रजिस्टर्ड है। 1 नवंबर 2021 से यूएसएफबी ने काम करना चालू किया था। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक इसके साथ जोड़ दिया जाएगा। ड्राफ्ट स्कीम में बोला गया है कि पीएमसी बैंक जो है वो जोड़ा जा रहा है यूएसएफबी बैंक से, ये ध्यान रखना, ठीक। और यहाँ पर ये इसलिए किया जा रहा है कि जो पीएमसी जो बैंक है उसके जो डिपॉजिटर्स हैं, हमारे ऐसे गरीब लोग, उनकी जो है पैसा सुरक्षित रहे, डिपॉजिटर्स का पैसा जो है सुरक्षित रहे, ये है। अच्छा, जो भी बैंक में आप लोग पैसा रखते हो ना, वो डिपॉजिट जो आप जो भी कर रहे हो उसमें आप चाहे 1 करोड़ रख लो, 5 लाख या उससे ज़्यादा कितना भी आप पैसा रख लो, आपको अगर मान लीजिए बैंक में कुछ ऐसा हो गया कि वो कुछ बिल्कुल दिवालिया हो गया, बर्बाद हो गया, तो सिर्फ 5 लाख की ही लिमिट है जो आपकी सेफ रहेगी बैंक में, ये ध्यान रखना, ठीक। ये डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे सिर्फ 1 लाख रुपए थी, इसको बाद में बढ़ाकर जो है 5 लाख की लिमिट कर दी गई है। चाहे तुम रख लो 10,000 करोड़ रुपया, अगर बैंक में है और बैंक अगर दिवालिया होता है तो आपको लीगली सिर्फ 5 लाख रुपए ही वापस मिलेगा, ठीक। ये चीज़ याद रखनी चाहिए। यूएसएफबी बैंक जो है 1100 करोड़ में बनाया गया था, और हालांकि जो रिक्वायरमेंट होती है स्मॉल फाइनेंस बैंक को करने के लिए, ठीक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक इंपॉर्टेंट है। 2014-15 में इस पर क्वेश्चन पूछा भी गया था, दोबारा हो सकता है फिर से पूछ ले, तो एक बार इसको जरा आप लोग जोड़ देख लीजिएगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक को बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो प्रमोटर के द्वारा 200 करोड़ रुपए होनी चाहिए, ठीक। लेकिन यहाँ पर इसको यूएसएफबी जो है इसको 1100 करोड़ रुपए कैपिटल रखने की बात करी गई है, ठीक। और ये यही है कि फ्यूचर में एमलगेशन होगा, पीएमसी को भी जोड़ेंगे तो ये बड़ा बैंक बन जाएगा, तो इसलिए 1100 थोड़ा पैसा बढ़ा के रखा गया इसका, ठीक। मुंबई जो बेस था ये पीएमसी बैंक, पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक, ये मल्टी स्टेट मतलब जो है बहु राज्य जो है अर्बन शहरी आपका कोऑपरेटिव सहकारी बैंक था। और इसमें जो है 23 सितंबर से जो है इसमें बिजनेस ख़त्म कर दिया गया, 23 सितंबर 2019 से, क्योंकि इसमें कुछ फ्रॉड व्रॉड हुआ था और इसकी वजह से जो है तेज गिरावट आई थी इसकी नेटवर्थ, मतलब पैसा सब लोग फिर निकालने लगे अपना, तो ये चीज़ थी, ठीक। तो यहाँ पर जो है आपको लोगों को पढ़ना है, होमवर्क जो है आज का वो है स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, ठीक है ना। पेमेंट बैंक जैसे आपका ये क्या है कि रेमिटेंसेस के लिए होता है, 1 लाख रुपए तक का होता है, इस तरीके के प्रावधान आपको यहाँ पे होमवर्क में दिया जा रहा है। ऑन टैप लाइसेंसिंग क्या होता है ये भी आप लोगों को बताना है, ठीक। अगला जो टॉपिक है ईपीएफओ इंटरव्यू स्पेशल है, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड के द्वारा, डाफ ऑफ अच्छे से बढ़िएगा और इंटरव्यू में पूरी तैयारी कराई जाएगी यहाँ पे हमारे आपके अपने चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे, ठीक। जो जनरल स्टडीज़ पेपर 1 है सोशल इश्यूज़ में ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स, जो घरेलू कामगार हैं, जो घर पे मेड आती हैं काम करने के लिए, या फिर लोग जो है बच्चे छोटे और या फिर महिलाएं काम करती हैं, पुरुष काम करते हैं, उनको डोमेस्टिक वर्कर्स बोला जाता है। तो उनके बारे में एक सर्वेक्षण किया जा रहा है। अब ये सर्वेक्षण कौन कराएगा भैया? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ही तो कराएगा। और ये भारत का पहला ऐसा जो है अखिल भारतीय जो है ये डोमेस्टिक वर्कर्स पे सर्वे किया जा रहा है, ठीक। और ये करा तो भैया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रहा है, लेकिन इसको कंडक्ट करेगा लेबर ब्यूरो चंडीगढ़, ठीक। तो लेबर ब्यूरो चंडीगढ़ क्या है, चलिए देख लेते हैं। ये देखिए लेबर ब्यूरो आप सर्च करेंगे तो इस तरीके से जो है लेबर ब्यूरो की ये वेबसाइट आ जाएगी, ठीक। ये पुरानी वेबसाइट है, लेकिन यहाँ पर आप गए तो मतलब इसलिए भी दिखा दे रहा हूँ, कई लोग पुरानी वेबसाइट पे पहुँच सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे गए तो आपको एक नई चीज़ पता चली, ठीक। ये ऑफिशियल पेज है कि CPI-IW जो होता है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है वो लेबर ब्यूरो ही इसका जो है रिपोर्ट निकालता है, ठीक है। और इस CPI-IW का जो है इंडस्ट्रियल वर्कर का जो बेस ईयर है वो क्या है, 2016 है, ठीक। ऐसे तो आप गए तो आपको एक चीज इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा ही पूरे उसमें से। चलिए इसकी नई वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ पे क्लिक हियर फॉर लेबर ब्यूरो न्यू वेबसाइट मैंने क्लिक कर दिया है, ठीक। ये देखिए नई इसकी वेबसाइट खुल गई। अब इसमें जो ये अबाउट अस है ना, प्लीज़ ऑफिशियल जो भी वेबसाइट पे आप जाते हो अबाउट अस जरूर देखो, ठीक। इसके अलावा मान लीजिए जो है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आप देख सकते हो, साथ ही साथ कुछ पब्लिकेशन कुछ रिपोर्ट आ रही है, या फिर ये कोई स्कीम्स दे रहा है, ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको ये अबाउट अस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, स्कीम्स,
ठीक, पब्लिकेशन रिपोर्ट, ये तो चीज़ें कम से कम आपको हर वेबसाइट पे देखनी चाहिए। अबाउट अस पे जाते हैं, बहुत ही स्लो वेबसाइट है। ठीक, तो देखिए अबाउट अस में आप जाओगे तो इस पे हॉवर करने पर आपको ये फंक्शंस ऑफ लेबर ब्यूरो ये देख लीजिएगा ज़रूर। ठीक, तो क्या भैया काम करता है ये देखना जरूरी है। वेबसाइट बहुत ही तेज़ है इनकी। ये देखिए खुल गया है, फंक्शंस और ड्यूटीज़ क्या क्या है यहाँ पर देखिए साफ साफ दे रखा है। ठीक, एक तो ये सर्वे कर रहा तो आपको दिखा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर जो है ये भी बेस ईयर पुराना दिखा रखा है, 2016 हो गया अब। तो इंडस्ट्रियल वर्कर वाला ये कंपाइल करता है, रूरल लेबर इंक्वायरी करता है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज निकालता है, ऑक्यूपेशनल वेज सर्वे निकालता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कितनी सारी चीज़ें करता है ये, और ये आपको पढ़ना चाहिए ताकि जो है वहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तब भी आप घबराएं नहीं। ठीक, बेस अपडेशन न्यू जो है इसमें देखो 2021 करने की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, और ये मेन फंक्शन लेबर ब्यूरो का क्या है कि ये सब पब्लिकेशन स्टैटिस्टिक्स सब कुछ वेज अर्निंग इन सब पे निकालता है। तो मैंने यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया लेबर रिसर्च, ये वाले आपको पेज इस तरीके से पढ़ना चाहिए। चलिए चलते हैं अपने PDF पर। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, जो इनफॉर्मल सेक्टर हमारा अनौपचारिक जो सेक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयड लोग हैं वो आपका डोमेस्टिक वर्कर्स की तरीके से ही है, और इनके ऊपर कोई डेटा हमारे पास है ही नहीं। ठीक, तो इसलिए सर्वेक्षण कराया जा रहा है, सर्वे कराया जा रहा है ताकि उनकी उनकी क्या ज़रूरतें हैं, क्या उनके राइट्स हैं, वो सब भी सेफ करे जा सके, डेवलप किया जा सके। ठीक, टाइम सीरीज डेटा आपका मिल जाएगा, लेबर ब्यूरो को निकाल रहा है। ऑल इंडिया सर्वे है, ऑल इंडिया सर्वे डोमेस्टिक पे ये किया जाएगा। इसका एम ये है कि डोमेस्टिक वर्कर जो है आपका नेशनल और स्टेट लेवल पे कितने परसेंटेज का इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, और लिव इन लिव आउट आपका फॉर्मल आपका जो है औपचारिक अनौपचारिक रोजगारी जहाँ पे मिल रही है, माइग्रेंट हैं जैसे कहते हैं ना, ज़्यादातर देखते हैं NCR में कि बंगाल से लोग आके काम कर रहे हैं, बिहार से लोग काम कर रहे हैं, तो उस तरीके से है उनको क्या वेज मिल रहा है, उनकी सामाजिक आर्थिक जो है करेक्टरिस्टिक्स क्या है। जो रिजल्ट आएगा ऑल इंडिया सर्वे का डोमेस्टिक वर्कर का वो 1 ईयर में आ जाएगा। लेबर ब्यूरो के बारे में आप लोग को मैंने यहाँ पर थोड़ा दिखा दिया, वेबसाइट ऑफिशियल ही चेक करिएगा। ठीक, तो इसी के साथ साथ देखिए अभी हम लोग एल सल्वाडोर वाला जो देख रहे थे वो जो मैंने आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे इसी तरीके से आप जाके मैपिंग में देख सकते हैं, मैप बुक से देख सकते हैं, ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट संबंधित। अभी जो है उड़ान उत्सव एक हुआ था, यूनियन मिनिस्टर जो हमारे हैं उन्होंने इसको अटेंड किया था। ये यहाँ पे इन्होंने ये टारगेट रखा है कि देश में जो एयरपोर्ट है उसकी संख्या अगले 5 सालों में 220 करने का लक्ष्य है। अब जब लक्ष्य आपको पता चल गया तो आपके मन में ये आ रहा होगा, आना चाहिए क्वेश्चन कि अभी इस समय भारत में कितने एयरपोर्ट हैं। तो अभी जो है 62 नए एयरपोर्ट जोड़ते हुए लास्ट 7 ईयर्स में टोटल 136 हो गए, और यहाँ से अगले 5 सालों में कितना में जाना है, 220 जाना है। तो सीसाइड क्वेश्चन बनता है कि कितने अभी हमें और बनाने एयरपोर्ट, बताइए कमेंट करके। ठीक, तो यहाँ पर उड़ान स्कीम के अंतर्गत जो उड़ान उत्सव के अंतर्गत जो है वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट झारसुगुड़ा आपका उड़ीसा में जो है यहाँ पर कमोमरेट किया गया है इनको। ठीक है, और ये जो है सुरेंद्र साई जो है आपके ये फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने अपनी जान जो है दे दी थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ते हुए, और ये जो इन्होंने प्रोटेक्ट किया था वेस्टर्न जो पश्चिमी उड़ीसा रीजन है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ते हुए इसको एरिया को प्रोटेक्ट किया था। सितंबर 2018 में झारसुगुड़ा जो है आपका उड़ीसा का सेकंड सिटी बन गया था जिस पर कि जो है एयरपोर्ट रखा गया था, उसका नाम जो है साई के नाम पे रखा गया है, वीर सुरेंद्र साई, याद रखिएगा। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका CCPA। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कल मैंने अपने चैनल जो टेलीग्राम चैनल है कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे, इस पर मैंने आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 में नया संशोधित होकर आया उसका ऑडियो लेक्चर दिया था, उसको ज़रूर सुन लीजिएगा। उसमें मैंने बता रखा है कि जो है आपका ये CCPA सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ये एक नई वैधानिक निकाय यानी कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी निकाय बनाया गया है। ठीक, अब यहाँ पर क्या न्यूज़ में है कि भाई साहब CCPA ने एक जो है पूरे देश में कैंपेन चलाया है
कि जो लोग भी, अब ये कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना ना, कंज्यूमर क्या, उपभोक्ता क्या उपभोग कर रहा है, जो कई सारे जो गुड्स होते हैं, ठीक, और जैसे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आप बिस्किट खा रहे हो तो वो अगर ख़राब क्वालिटी का है, ऐसे ही जो है पक रहा है, उसमें ट्रांस फैट ज़्यादा है, उल्टी सीधी चीज़ ज़्यादा है, तो उनके खिलाफ इस तरीके के जो वस्तु हैं, नकली वस्तु हैं, खराब वस्तु हैं, क्वालिटी की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, इनकी सेल पर रोक लगाने के लिए, जो क्वालिटी पर जो है अच्छे से नहीं दे रहे हैं उन पर रोक लगाने के लिए एक सीसीपीए एक पूरी मुहिम कैंपेन चला रहा है, ये चीज़ है। और क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए हैं उनको अगर नहीं वो जो है पूरा कर पा रहा है तो वाले गुड्स को रोकना है। सीसीपीए ने ऑलरेडी इसके लिए जो है कुछ निर्देश दिए हुए थे, दे दिए हैं आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीएम लोगों को, ठीक, और उनसे कहा भी है कि भैया जहाँ भी इस तरीके के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, अनुचित व्यापार प्रथाएं, मतलब कि गुड्स का लेन देन हो रहा है, इसमें इन्वॉइसिंग नहीं है, गुणवत्ता अच्छी नहीं है, या फिर वॉलेशन हो रहा है कंज्यूमर राइट्स का, जो उपभोक्ता अधिकार है उनका जो है उल्लंघन, हनन हो रहा है उनके राइट्स का, तो ऐसे गुड्स को जो है रोकना चाहिए। अच्छा, ऐसे गुड्स हैं कौन कौन से जिसका ज़्यादा इस तरीके की जो है प्रोडक्शन हो रहा है और व्यापार हो रहा है? हेलमेट, देखोगे हेलमेट कोई भी, आप जैसे बाइक चलाते हुए देखो तो क्रिकेट का हेलमेट पहन लेंगे, उससे कुछ भी नहीं होगा, एक बार गिरे ना तो फिर जो है जो आपकी डामर की रोड होती है हमारी वो और जो क्रिकेट की बॉल होती है उसमें बड़ा फ़र्क है। प्रेशर कुकर, कुकिंग गैस सिलेंडर, इन सब की जो है धांधली बहुत ज़्यादा है, ठीक, ख़राब क्वालिटी का सामान बहुत ज़्यादा तेज़ी से बिक रहा है, इसको रोक लगाने की बात करी जा रही है। सीसीपीए ने इसके लिए एक मुहिम चलाई है, स्व मोटो कॉग्निजेंस लिया है इन्होंने, यानी कि स्वतः जो है संज्ञान ले रहे हैं कि ई कॉमर्स अगर इस तरीके के जो है कुकर्स का हो रहा है तो उसको रोकेंगे। डोमेस्टिक प्रेशर कुकर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर 2020 के अंतर्गत जिसमें जो है सेक्शन धारा 16 सब क्लॉज ए जो BIS है, ठीक, भारत आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट है 2016 का, ठीक, तो उसके खिलाफ जो उसमें सेक्शन 16 एक है, तो उसके अंतर्गत जो है डोमेस्टिक ये प्रेशर कुकर वाला जो है इसको रोकना है अगर गलत जो है बिक रहा है तो, ठीक। और इसका इंडियन स्टैंडर्ड जो है आपका 2347/2017, इसको अगर इसका मार्क वहाँ पे BIS की तरफ से नहीं बना हुआ है कुकर के ऊपर तो आप प्लीज़ मत खरीदिएगा। जो रूल 4 सब क्लॉज 2 है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020 में इसमें भी ये लिखा गया है, बताया गया है कि कोई भी अनफेयर ट्रेड होता है तो उसके लिए जो है कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो उसके लिए जो है यहाँ पे पेनल्टी लगाई जाएगी, ठीक। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में संशोधन करके लाया गया था, ये 20 जुलाई 2020 से जो लागू हो गया है, और इसका जो सेक्शन 10 है उसके अंतर्गत सीसीपीए को स्टैब्लिश किया गया था 24 जुलाई 2020 के अंतर्गत। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हुई, समझ में आती है ना बात कि स्टैट्यूटरी कौन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कौन होता है, याद दिलाइएगा, मैं इसको जो है ऑडियो लेक्चर के थ्रू अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल आपका अपना चैनल क्या है? कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस, जाके सर्च करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ऑब्जेक्टिव क्या है सीसीपीए का कि भैया प्रमोट करो, ठीक, संवर्धन करो, प्रोटेक्ट करो, एनफोर्स करो जो भी उपभोक्ता के राइट हैं। एक उपभोक्ता एक अलग वर्ग है, उसकी जो है सारे राइट्स को सिक्योर, प्रमोट, डेवलप करना है, ठीक। अगला जो टॉपिक है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीएस पेपर 3 संबंधित वर्चुअल साइंस लैब, ठीक। तो ऑनलाइन लैब कुछ बना दी, वहाँ जाके जो है बच्चे अपना जाके तिकड़म बढ़ाएंगे, क्रिएटिविटी अपनी जो है, इनोवेटिव नवाचार और जो है इन सब का उपयोग करते हुए बढ़िया बढ़िया चीज़ें करेंगे। और इसके पीछे मतलब ये उद्देश्य है, खाली बुकिश लैंग्वेज नहीं या फिर सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं, उस इन्फॉर्मेशन का एप्लीकेशन भी करना आना चाहिए। तो अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया का पहला वर्चुअल साइंस लैब चिल्ड्रन के लिए बनाया है। कहाँ बनाया है, किसके अंतर्गत बनाया है? CSIR जिज्ञासा प्रोग्राम के अंतर्गत बनाया गया। जिज्ञासा जो है इंक्विजिटिव माइंड बनाने के लिए चिल्ड्रन के लिए बनाया गया है। और ये जो है जितने भी स्टूडेंट्स हैं पूरे कंट्री में, ठीक है, उनको साइंटिस्टों से जोड़ेंगी। समझ में आएगी बात? तो साइंटिस्ट लोगों के साथ में चिल्ड्रन इंटरेक्ट करेंगे, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें, बड़ी बड़ी जो है बातें यहाँ पर सीखते हुए, और उसको अपनी जो है कुछ प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाने की कोशिश की है। कि यहाँ पे मेन एम ये है कि बच्चों को क्वालिटी रिसर्च एक्सपोजर मिले, ठीक है ना, आपका गुणवत्तापूर्ण शोध प्रदर्शन मिले, और नवीन शिक्षा छात्र प्रदान हो, मतलब कि इनोवेटिव पेडागॉजी फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, ठीक है ना,
साइंटिस्ट से पढ़ेंगे तो वो साइंटिस्ट कुछ अच्छी से कुछ चीज़ों का कैसे देखें, नज़रिया चेंज करेंगे, परसेप्शन चेंज करेंगे। ठीक, सिर्फ ये नहीं है कि टेस्ट में नंबर 10 में 10 आ जाए, वहीं टेस्ट के अलावा भी दुनिया जो है आउट ऑफ द बॉक्स एक थिंकिंग बननी चाहिए, उसके लिए यहाँ पर कोशिश की जा रही है। नई फैसिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगी। जो केंद्रीय विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं, नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हैं और सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और उनको जो है जो यंग है हमारे लोग, उनको जो है इसमें आगे बढ़ाने में मदद करेगा। जो टारगेट ऑडियंस होगी आपकी वर्चुअल लैब प्लेटफॉर्म पे, वो क्या है, कक्षा से 6 से लेके 12वीं तक के लिए, और उनको एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा साइंस के थ्रू। अलग अलग एक्टिविटीज़, तजुर्बा अलग होगा, रिसर्चर फैकल्टीज़ किन सब्जेक्ट पे, साइंस, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और आईटी क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक, तो ये फोकस है, कक्षा 6 से 12 है। ये सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए, और कॉन्सेप्ट और कैसे होगा, चिल्ड्रन साइंटिस्ट के बीच में होगा, और उनकी थिंकिंग को आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग बनाने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही है। साइंस, मैथ्स, बायोलॉजी आपका, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी जो कंटेंट है इंग्लिश में है, लेकिन इसको प्लान किया जा रहा है कि आगे इसको हिंदी में भी लाया जाएगा, और जो भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें भी लाया जाएगा। वर्चुअल लैब एक वर्चुअल टूर भी देगा CSIR लेबोरेटरीज को। CSIR के बारे में आप लोग पढ़िएगा, जैसे मैंने अभी लेबर ब्यूरो में आपको बताया ना, वैसे ही आप CSIR सर्च करिए, उसके अबाउट अस में जाके देखिए क्या चीज़ है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अबू यूनेस्को पीस इंडिया अवार्ड। ठीक, पॉलिटिकल ऑनर्स में इसको देखेंगे हम लोग, GS पेपर 2 अवार्ड है। और ये अवार्ड टीवी शो जो प्रोड्यूस किए गए थे दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के बाद, उनको कई सारे जो है अवार्ड दिए गए हैं। कहाँ पर, अबू यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड्स, कोलालमपुर मलेशिया में ये हुआ था। ठीक, और ये अवार्ड प्रेजेंटेशन हुआ मलेशिया में 17 नवंबर को हुआ था। इसमें अवार्ड यूनेस्को के द्वारा दिया गया है किसके साथ मिलकर, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन टुगेदर फॉर पीस इनिशिएटिव के अंतर्गत। ठीक, इतना ध्यान रहेगा। कुछ कुछ जो है इसमें फैक्ट्स हैं, किसको मिला है ध्यान रखना, दूरदर्शन और आपका रेडियो शो जो है ऑल इंडिया रेडियो, जो अच्छे अच्छे शो बनाते हैं। ऑल इंडिया का डेली जो है 14-15 मिनट का एक वो आता है ऑडियो, ठीक है ना, करंट अफेयर से, जरूर सुना करो, जरूर सुना करो। कुछ चीज़ें उसमें काम की कभी कभार नहीं होती, लेकिन कई सारी चीज़ें जो है काम की होती हैं। कोई पॉलिटिकल इशू आ रहा तो मत सुनो, बाकी जो है पॉलिसी क्या क्या हुआ पूरे दिन का जो है 14 मिनट में, खाना खाते समय सुन लो यार, ये वाली चीज़ है। ठीक, और अबू यूनेस्को T4P यानी कि टुगेदर फॉर पीस इनिशिएटिव मीडिया अवार्ड जो था, इसने ये हाईलाइट किया कि भैया एक स्वतंत्र एथिकल जर्नलिज्म, सिटीजन मीडिया लिटरेसी, पॉजिटिव पीस, ये सब मतलब बनाने के लिए ह्यूमन राइट्स में बहुत ज़्यादा जरूरी है। मीडिया जिसे कि चौथा स्तंभ भी बोला जाता है हमारे डेमोक्रेसी का, वो स्वतंत्र होना चाहिए, नैतिक पत्रकारिता करनी चाहिए, नागरिकों को भी मीडिया साक्षरता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी वो लोग जो है बोलते जा रहे हैं, फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, आप उसको सुन के उसको और फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो रूमर का हिस्सा ना बने। इसके लिए जो है जरूरी है कि सिटीजन्स भी जागरूक होने चाहिए, वो भी लिटरेट होने चाहिए। पॉजिटिव पीस जो है, ये सिर्फ इसका ये पॉजिटिव पीस सिर्फ ये नहीं हो सकता कि वॉर नहीं हो रहा है तो बस पॉजिटिव पीस है। पॉजिटिव पीस तब होगी जब हमारी जो समाज है वो समानता हो, उसमें इक्विटेबल हो और फेयर हो। ठीक है ना, स्थायी संबंध रखने वाले न्याय संगत और निष्पक्ष समाज जब बनेगा, उसको हम पॉजिटिव पीस बोलेंगे। मान लीजिए कहीं पे, जैसे भारत में अभी किसी और कंट्री से लड़ाई धड़ाई तो हो नहीं रही है, ठीक, लेकिन अगर हमारा समाज में उथल पुथल है, समानता नहीं है, ठीक, आपका फेयर नहीं है, तो ये जो पीस है ये सस्टेनेबल पीस नहीं है। ठीक, ये कभी भी इसमें जो है लोगों के अंदर आक्रोश बढ़ेगा। मीडिया पे जब उनका ट्रस्ट कम होगा, सरकार पे ट्रस्ट कम होगा, तो आक्रोश बढ़कर ये पीस को बिगाड़ भी सकता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें अवार्ड ऑनर करता है इनोवेटिव क्रिएटिव कंटेंट को, अभिनव और रचनात्मक सामग्री को, जो कि एजुकेट करती है, इन्फॉर्म करती है बेस्ट प्रैक्टिसेस, और अर्जेंसी इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को बढ़ावा देने के लिए और पेंडेमिक को रोकने के लिए जो कार्य किया है उसको काफ़ी ज़्यादा इन्होंने यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया है। ये सारे जो पॉइंट्स आते हैं ना मीडिया संबंधित, ये आपको अभी लग रहा होगा यार इसको कहाँ हम यूज़ करेंगे। देखो ऐसा है, अगर ऐसे आया और मीडिया चूँकि एक इम्पॉर्टेंट है आज का, सोशल मीडिया और मीडिया का फेक न्यूज़ और मीडिया का काफ़ी ज़्यादा जो है कमर्शलाइजेशन और ये सब हो रहा है, तो ऐसे में टॉपिक ये मीडिया संबंधित आ सकता है। तो ये वाले जो आपको पॉइंट्स है ना जो ये बता रहा है,
ये ही काम आएंगे वहाँ पर, ताकि आप लोग ऐसा ना हो कि आपके पास पॉइंट्स ही ना रहे, ऐसा ना हो। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो ज्योग्राफी संबंधित है। जीएस पेपर 1 से फ्लड सिचुएशन रियाल सीमा में हो गई। रियाल सीमा जैसे मैंने आप लोग से पूछा था कहाँ का है, आंध्र प्रदेश में एक जो एरिया है, क्षेत्र है, उसको रियाल सीमा बोला जाता है। और इसी तरीके से आप लोग को बताना है कि बताइए मराठवाड़ा कहाँ पर है। विदर्भा और मराठवाड़ा कहाँ पर है, किस स्टेट में है, और सौराष्ट्र कहाँ पर है। ठीक, इन दोनों को कमेंट करके जो करे, कमेंट किया करो यार, पार्टिसिपेट करो, ठीक है ना, अच्छा लगता है। तो इसमें आंध्र प्रदेश में रायलसीमा जो है क्षेत्र है, यहाँ पर हालांकि रेन बहुत ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन तब भी फ्लड सिचुएशन हो गई। क्यों? देखो ऐसा है कि आपके पास अगर मान लीजिए जो है आप टॉयलेट में गए, आपने देखा वहाँ पे जो आपकी पानी निकलने वाली जो छन्नी होती है या फिर जो है वो अगर आप ब्लॉक कर दो तो पानी चाहे आप कम भी गिराओ तब भी वहाँ पे जो है पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। ठीक, तो और यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई है। यहाँ पे जो पपागनी है, चित्रावती है, पेन्ना रिवर है, ये काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें पानी इकट्ठा हो गया है और ये रियाल सीमा के लिए काफ़ी थ्रेट बन गया। बल्कि रिवर इतनी ज़्यादा रेन नहीं हुई है, ठीक, इतनी ज़्यादा वृष्टि या फिर जो है बारिश नहीं हुई, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा दिक्कत हो रही है। रियाल सीमा एक जोग्राफिकल रीजन है आपका आंध्र प्रदेश में, और ये 4 जो दक्षिणी जो आपके जो वो हैं डिस्ट्रिक्ट हैं, अनंतपुर, चित्तूर, कडप्पा और जो है कुर्नूल, इसको जो है रियाल सीमा बोला जाता है आंध्र प्रदेश, अगर ये पूरा टोटल है तो। ठीक, गुंटूर, अमरावती सब इधर है। अमरावती और जो है मथुरा और आपका जो कौन सा था, और गंधारा आर्ट स्कूल जो थे, इनके बीच में आपको जो है होमवर्क में ये है कि इनके बीच में आप डिफरेंस पढ़ें। मथुरा, आपका गंधारा जो अभी अफगानिस्तान वाले एरिया में है, और अमरावती, इनके बीच में डिफरेंस जरूर पढ़िए, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ये आर्ट एंड कल्चर संबंधित मैंने आप लोग से ये पूछा है। यहाँ पे पपागनी रिवर जो है ये नॉन पेरिलियर है, मतलब कि पूरे टाइम इस रिवर के चैनल में पानी नहीं रहता है। इंटरस्टेट रिवर है सदर्न इंडिया में, और ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में होते हुए जो है गुजरती है। इसकी इट हैज़ ए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द पेन्ना रिवर। ठीक है, इट इज़ ए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी क्या होता है? सहायक नदी। जैसे ये रिवर जो है आपकी पेन्ना रिवर, ये इधर से आपका इधर से इधर बह रही है, तो इसकी राइट ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी कौन सी होगी? आपकी ये। ठीक, अगर ये इधर बह रही होती तो राइट कौन सी होती? ये हो जाता। ठीक, तो इधर बह रही है तो राइट ट्रिब्यूटरी जो है सहायक रिवर जो है आपकी इधर से ये जुड़ रही है, कौन सी? पपागनी। ठीक, इसी तरीके से रिवर बेसिन जरूर पढ़ो, पूछ रहे हैं इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा। पेन्ना जो है आपका नंदनी हिल से निकलती है, पेन्ना रिवर की बात हो रही है यहाँ पर, और चिकाबलापुर डिस्ट्रिक्ट जो है कर्नाटका में, और ये फिर उत्तर की तरफ जाती है, फिर पूरब की तरफ मुड़ती है कर्नाटका में, फिर जो है साउथ की तरफ जाती है तमिलनाडु की तरफ, और फिर इसका तमिल नेम हो जाता है थेनपेन्नई, और फिर ईस्ट में जाके ईस्ट थ्रू द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका आंध्र प्रदेश में होके उत्तर पिनाकिनी बोली जाती है आंध्र प्रदेश में, और फिर ये बे बंगाल में चली जाती है, मिल जाती है। ठीक, तो ये चीज़ है। और एक कहावत है कि हमें अपनी पहचान खुद से बनानी चाहिए, हमें अपनी पहचान खुद से बनानी चाहिए। इसके लिए कहावत है कि दरिया यानी कि नदी जो है, जब दरिया समुंदर से मिलता है, यानी कि बे ऑफ बंगाल में ऐसे यहाँ पे मिल गई, तो दरिया दरिया नहीं रहता। ठीक, तो अपनी पहचान बनाओ। अब कुछ ऐसे लोग के साथ जाके ना मिल जाओ जो तुम्हारा नाम ही खत्म हो जाए। तो ये पेन्ना रिवर थी, अब ये बे ऑफ बंगाल मिल गई, तो ये क्या किसका हिस्सा हो गई? इंडियन ओशन का हिस्सा होगी। इसकी अपनी पहचान खत्म हो जाती है। तो मेरा मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक, जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से संबंधित यहाँ पे टॉपिक है। ये अभी क्या हुआ है, देखिए, मैन मेड फाइबर, ठीक, यार्न, कपड़े, परिधान, इन सब के अलग अलग जीएसटी रेट्स थे। तो होता क्या था, अलग अलग इनवॉइसिंग गलत सलत बनाकर जिस पे जीएसटी रेट कम था उस नाम से ही सारी चीज़ें बेची जा रही थी। ठीक, धांधली हो रही थी। तो सरकार को एक चीज़ पता चली उनका, क्योंकि राजस्व का लॉस हो रहा था, कर जो है उनको कम मिल रहा था, तो इसलिए उन्होंने कहा कि अब ऐसा करते हैं, इन सभी पर 12% का जो है आपका सार्वभौमिक यानी कि 12% सभी पर जो है एक समान जीएसटी लगा देते हैं। ये यूनियन गवर्नमेंट ने अभी अधिसूचना इसके लिए जारी करी है, और ये जो रेट हैं ये 1 जनवरी नेक्स्ट ईयर से आएंगे। अब देखो, न्यूज़ ये है कि 12% लगाई, लेकिन क्यों लगाई गई वो जो मैंने रीज़न बताया वो इंपॉर्टेंट है, और उससे क्वेश्चन वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग जो आपकी बनी, उससे क्वेश्चन अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत इधर उधर करके पूछ भी ले
तब भी कर लोगे ना यार। तो ये चीज़ है, मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ आप लोग इसमें परिपक्व हो जाएं, ठीक। और ये इसमें एक आ गया है 1 जनवरी से लागू होगा, और जो मैन मेड फाइबर वाला सेगमेंट है इसमें काफ़ी ज़्यादा इनको ग्रो करने में आसानी होगी और जो है सहायता मिलेगी। और इसमें जो है क्योंकि ये जो सेगमेंट है कपड़े वाला, ये इंडिया में काफ़ी ज़्यादा रोजगार भी प्रोवाइड करता है, ठीक। तो ये चीज़ है। और इन्होंने टेक्सटाइल अपैरल इंडस्ट्री में जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी कि रिमूवल होना चाहिए इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का। इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर समझते हो? मान लीजिए जैसे कपड़ा यहाँ पे बना रहे हैं, क्लॉथ, ठीक। कपड़ा यहाँ पे बना रहे हैं, इसके लिए बनाने के लिए कई सारे रॉ मटेरियल 1, रॉ मटेरियल 2, रॉ मटेरियल 3 लेना पड़ेगा, ठीक। इन पे अलग अलग टैक्स लग रहा है, ठीक। फिर इस पे जो बन रहा है उसमें जीएसटी अलग बन रहा है। और फिर जो कपड़ा हमारा बना, मान लीजिए 100 रुपये बना, लेकिन यही कपड़ा अगर हम सेम क्वालिटी का चाइना से मान लीजिए कर लें इम्पोर्ट, ठीक, भारत में, तो ये हमको जो है सिर्फ 50 या 60 रुपये पड़ता है। तो ये आप समझ रहे हो? तो फाइनल गुड जो है वो जो है कम पैसे में लोगों को मिल जा रहा है, कंज्यूमर को, तो क्यों ये 100 रुपये खरीदेंगे? तो ये 100 रुपये इसलिए ज़्यादा हो रहा है इसका प्राइस, हम भी इससे सस्ता, क्योंकि हम टैक्स इस तरीके से इतना ज़्यादा लगा रहे हैं हर स्टेप पे कि टैक्स की वजह से हम इंपोर्ट सीधा कर लें फाइनल गुड, वो ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है। तो ये इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। तो इसको रिमूव करने की यहाँ पर बात करी जा रही है। इसकी दूसरी भी एक चीज़ ये बोलते हैं इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में कि जो भी हम चीज़ें ये रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं ना, तो जो इनपुट्स हम डाल रहे हैं उस पर जीएसटी के जो है रेट ज़्यादा है। और अगर हम इसी को बेचें, इस गुड को, क्लोथ को, ठीक, तो उस पर जो है जीएसटी का रेट कम है। तो लोग क्या करेंगे, इस वाले केस में जो एग्जांपल दिया उसमें केस में क्या करेंगे, चाइना से खरीदेंगे 50 रुपये में और अपना जो है इसको 20-30 रुपये बढ़ा के 80 रुपये में बेच देंगे, तब भी जो है इससे तो सस्ता ही हुआ। तो यहाँ पर बेचना, सेल करने में जीएसटी कम लग रही है और इनपुट लेने में जीएसटी ज़्यादा लग रही है। तो इसको इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर बोला जाएगा जीएसटी के संदर्भ में। और वैसे जो मैंने जो पूरा बताया कि भैया इंपोर्ट करना फाइनल गुड जो है वो ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है, बजाय इसके कि यहाँ पे हम उसको खुद से मैन्युफैक्चर करें, ठीक। तो यहाँ पे पहले जो था ये 18, 12, 15 था, इसको अब 1 कर दिया गया 12। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने कहा भी है कि जो रेट थे गवर्नमेंट के वो काफ़ी प्रॉब्लम कर रहे थे, टैक्स रिजीम में लोग कंप्लायंस नहीं कर रहे थे। इन्होंने ये नहीं बोला कि भैया करप्शन कर रहे थे, कंप्लायंस नहीं कर रहे थे लोग, जो है अनुपालन नहीं करने में दिक्कतें आ रही थी। यूनिफॉर्म 12% कर दिया है पूरी एंटायर वैल्यू चेन में, तो ये जो है बेनिफिट करेगा और कंप्लायंस बर्डन जो है आपका, अनुपालन जो बोझ है उसको भी कम करेगा। और इसी के साथ में आज का हमारा सेशन खत्म होता है। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़ डालो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ डालो। शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करवा के लाइक ज़रूर करिए, ठीक। और अगर आप लोगों को जो है ये टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वो कोई दिक्कत है 9650347272 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। तो चलिए फिर से मुलाकात होगी आप लोग से सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोग से अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।